ये तब की बात है जब मैं 9 साल की थी। हमारे कस्बे से 15 किलोमीटर के फासले पर मेरे चचा का कई एकड़ रकबे में फैला हुआ एक पुराना फार्म हाउस था, जिसे मेरे दादा ने अपनी जवानी में इंतहाई सस्ते दामों खरीदा था। मुझे लगता था जैसे फार्म का असल मालिक बस इसे जान छुड़ाना चाहता है और इसने नहायत ही कम कीमत पर फार्म दे दिया। अब इस फार्म को चचा जान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। मेरे हिस्से में सूरजमुखी और कान की फसल और सब्जियों की काश्त की जाती थी, जबकि फार्म के वसत में एक लकड़ी की बाड़ से पार्टीशन करके मवेशी पालने का हाता बनाया गया था। हैरत अंगेज़ तौर पर चचा ने फार्म के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, बल्कि खुद और अपने 20 साला बेटे अरहम के साथ फार्म पर मसरूफ़ रहते थे और खुद ही सारा काम संभाल रखा था। आबादी से दूर पुरसुकून और खामोश जगह थी। हम यानी पूरी फैमिली हर दूसरे वीकेंड अपने चचा जान के यहाँ जाते। उनका घर फार्म हाउस के दरवाजे के ऐन बाहर दाएं जानिब को था। हम सब कुछ घंटे चचा जान के यहाँ गुजारते और एक वक्त का खाना खा के वापस आ जाते, लेकिन इतने तवील अरसे में हम कभी फार्म हाउस में दाखिल नहीं हुए। ऐसा लगता था जैसे मेरी फैमिली में किसी को फार्म हाउस विज़िट करने में दिलचस्पी ही ना हो। मैंने चंद मरतबा चचा से फार्म हाउस की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उन्होंने हर मरतबा कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे साफ मना कर दिया और मुझे हर बार मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस दोपहर जब हम चचा के घर थे और मौसम बहुत अच्छा था, तो मुझे फार्म में दाखिल होने का मौका मिल ही गया। ताहम ये मेरी ज़िंदगी की एक भयानक गलती साबित होने वाली थी। हस्बे मामूल सब खाना खाने के बाद चाय पीते हुए खुशखबरियों में मशगूल थे। वहाँ चूँकि मेरा हम उम्र कोई नहीं था, इसलिए अक्सर व बेशतर मैं बोर होती रहती थी। इस दिन भी बोरियत की वजह से मैं चुपके से उठकर बाहर सहन में आ गई। घर के 24 दरवाजे का एक पट खुला था, जिससे चंद फुट के फासले पर फार्म का हाउस मरकज़ी फाटक साफ नज़र आ रहा था। इस दिन इस फाटक पर भारी सा ताला नज़र नहीं आ रहा था, जो अक्सर व बेशतर वहाँ लगा होता था। मैंने इधर उधर देखा और सबसे नज़रें बचाकर खामोशी से घर से बाहर कदम रख दिया। बाहर जाते ही मैं तजस्सुस और एक्साइटमेंट के साथ फार्म हाउस के फाटक की तरफ बढ़ी और फाटक पर पहुंचकर दरवाजे को धकेला, लेकिन वो भारी दरवाज़ा अपनी जगह से ना हिला। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर उसे अंदर की जानिब धकेलने की कोशिश की और वह बमुश्किल तमाम दरवाज़ा इतना सा खुल पाया कि मैं सुकड़ सिमट कर अंदर दाखिल हो सकूँ। चंद लम्हों में मैं फार्म के अंदर थी। वाह ओए वाह! फार्म पर सूरजमुखी की लहलहाती फसल और जर्द फूलों का समंदर देखे बेख्तियार मेरे मुंह से सताइशी फिक्र जारी हो गए कि इतनी खूबसूरत जगह को कोई क्यों छुपा के रखना चाहेगा। मैंने सूरजमुखी की फसलों के बीचों बीच बनी पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए सोचा। वहाँ पर एक गहरी खामोशी तारी थी, जिसमें महज वक्तन फ़वक्तन परिंदों की चहचहाहट ही सुनाई देती थी। सूरजमुखी का खेत ख़त्म होते ही सब्जियों की क्यारियाँ शुरू हो गईं, जो 3 फुरलोंग तक फैली हुई थी और इनके पार लकड़ी के दख्तों से बना एक हाता नज़र आ रहा था, जिसमें लकड़ी के ही बने 2 छोटे और एक बड़ा हट दूर ही से पुराने और बोसीदा लग रहे थे। सब्जियों की क्यारियों के अंदर से घूमती फिरती मैं हाथे के 24 दरवाजे पर पहुंच गई। उस पर कोई कुंडी या लॉक नहीं था और धकेलने में आसानी से खुल गया। हाथे में कदम रखते मुझे एक अजीब सी बेचैनी का एहसास हुआ, ऐसा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आसपास चारों तरफ नज़र दौड़ाई, मगर मेरा हाथा बिल्कुल खाली था। वहाँ इंसान तो क्या, कोई मवेशी भी इस वक्त मौजूद नहीं था। यकीनन सब जानवरों को इस वक्त अहाते की पुष्प पर चढ़ने के लिए छोड़ा गया होगा। मैंने सोचा। सामने मौजूद दरवाजे पर हट का दरवाज़ा खुला था। इस कमरे में जानवरों के लिए सर्दियों में खिलाने के लिए भूसा इकट्ठा किया गया था और भूसे को एक बहुत बड़े ढेर की सूरत में कमरे के वसत में रख कर उसे तरपालों से मुकम्मल ढक दिया गया था। यह ढेर काफ़ी बुलंद था और छत से थोड़ा ही नीचे था। इस वक्त मुझे न जाने क्या सूझी, मैंने स्टेज पर चढ़ने का फ़ैसला किया। मैं ये देखना चाहती थी कि मैं इसकी छोटी से छत को छू सकती हूँ या नहीं, और यूँ मैंने एक तरफ से भूसे के ढेर पर चढ़ना शुरू कर दिया। चोटी पर चढ़ के मैंने छत को छुआ ही था कि दाएं जानिब से उभरने वाली कुछ तेज़ करीहा आवाज़ें कमरे पर छाई खामोशी टूट गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने नाखूनों से लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैंने तेज़ी से चेहरा घुमाकर उस जानिब देखा तो एक भयानक मंजर मेरी आंखों के सामने था। वो जो कुछ भी था दीवार के एक कोने में सुकरा सिमटा दीवार के जानिब मुँह किए अपने दोनों हाथों से दीवार को कुरेद रहा था। इस वजह से वो मकरू आवाज़ें पैदा हो रही थी। वो महलूक सर्दी मैल खाकी रंग की थी, जिसका जिस्म इंसान की तरह था, मगर जैसे उसके वजूद में गोश्त का एक रेशा भी ना था, बल्कि पीली सी मुर्दा खाल जैसे ढांचे पर ही लपेट दी गई थी। मैं उसकी रीढ़ की हड्डी का एक एक मोहरा देख सकती थी। ये मंजर इतना मकरू था कि मुझे बेख्तियार उबकाई आई। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ा और खौफ से मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे पसलियों तोड़ते हुए सीना फाड़ के बाहर आ जाएगा।
इस चीज़ की शक्ल ऐसी थी जैसे किसी इंसानी लाश के चेहरे को हथौड़े से पीटा गया हो। मैंने अपने वजूद के एक एक खुलिए की ताकत अपनी टांगों में मुज्तमा की और जितना तेज़ी से मुमकिन था ढेर के दूसरी तरफ उतरते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी। मुझे पुश्त पर किसी के हाँफने जैसी आवाज़ें आई जो कि करीब होती जा रही थी। साफ ज़ाहिर था कि वो जो कुछ भी था मेरा पीछा कर रहा था। मैंने पूरी ताकत सर्व करते हुए अपने भागने की रफ्तार को मज़ीद बढ़ाया और चंद लम्हों में मैं सब्जियों की क्यारियों को पार करके सूरजमुखी के खेत में दाखिल हो चुकी थी। मुझे अब भी अपने पुष्प पर हाँफने और गुरारने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख फार्म हाउस के मरकज़ी गेट की तरफ था। बस पहुंच गई मैंने भागते हुए सोचा, लेकिन जैसे ही सूरजमुखी के खेत से निकली मेरा पैर बुरी तरह से रपटा और मैं मुँह के बल ज़मीन पर गिरी। वो मुश्किल 3 सेकंड में वो भलूक मेरे सर पर थी और मैंने खौफ से आंखें मीच ली। अब गुरारने की आवाज़ों के साथ इस मलूक की यह ठंडी सांसें मुझे गर्दन की पुष्प पर महसूस हो रही थी। मरकज़ी गेट बंद था और मुझे अपनी मौत का यकीन हो चुका था। तभी मुझे किसी कुत्ते के बुरी तरह से भौंकने और गुड़ाने की आवाज़ आई और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर से दूसरी जानिब छलांग लगाई हो। यह चचा जान का कुत्ता स्कीटू था जो न जाने किस वक्त पाँव में आया था। उसने ही मुझे महलूक के शिकंजे में देखकर उस पर छलांग लगाई थी और इसे रंगीता हुआ सूरजमुखी के खेत के अंदर जा गिरा था। कुत्ते के बुरी तरह से गुर्राने की आवाज़ों के साथ फसल ऐसे हिल रही थी जैसे दो दरिंदे आपस में टकरा गए हों। मैं हिम्मत करके उठी और बेतहाशा मरकज़ी गेट की तरफ भागी। मैं गेट पर पहुँची ही थी कि गेट खुल गया। शायद चचा और अब्बा मुझे नामालूम पाकर फार्म में दाखिल हुए और फिर कुत्ते के गुर्राने की आवाज़ें सुनकर फार्म हाउस की तरफ भागे थे। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी और मुझ पर सख्त तारी था। मुझे फ़ौरन वापस चाचू के घर में पहुंचा दिया गया जहाँ मेरे होश बहाल होने में काफ़ी देर लगी थी। तब मेरे करीब थे सभी और सब ही मेरी हालत पर परेशान दिखाई दे रहे थे। मेरी हालत कदरे संभली तो पापा ने मुझसे पूछा कि कोशिश की कि फार्म में मुझ पर क्या आफत आन पड़ी थी। मैं चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत करके बोलना शुरू किया और सबको बताने की कोशिश की कि फार्म पर मुझे किसी नाजान महलूक ने हमला कर दिया था और मेरा ताक़ुब किया। वह मेरे सर पे पहुंच चुकी थी जब स्कीटू ने उस पर हमला करके उससे मेरी जान बचाई। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती इस महलूक का हुलिया बयान करते चचा जान ने मेरी बात काट दी और बोले, अरे बेटे, यकीनन वो कोई लूमर होगा। इस इलाके में लूमर अक्सर नज़र आ जाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आज तक लूमर के हमले से किसी की मौत नहीं हुई इस इलाके में। मैं जानती थी वो लूमर नहीं था, एक खौफनाक अफरियत था, मगर चाचू की इस बात पर मैं खामोश रही। हम घर वापसी के लिए निकल पड़े। अगले दिन का सूरज तलुक हुआ तो मेरा दिल से रहा सा हो भी चला गया और सब महज एक टोने ख्वाब जैसा लगने लगा। चंद दिन में मैं वाकई ये सोचने लगी थी कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि कोई महलूक दरअसल एक लूमर या कोई मुकामी जानवर जिससे मैं तन्हाई और खौफ और कमरे में रोशनी कम की वजह से ड्रोन और फ्रियत समझ बैठी हूँ। यूँ ही चंद हफ्तों में बात आई गई होगी। एक माह गुजर गया। मैं इस वाक़े को तकरीबन फरामोश कर ही चुकी थी कि घर में सबका चचा के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनने लगा। एक लम्हा तो मैं पूरी तरह से झुझकी, लेकिन फिर ये सोचते हुए साथ जाने को तैयार हो गई कि अब भूल कर भी फार्म का रुख नहीं करूँगी। इस तरह हम चाचू के घर की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने फार्म हाउस की तरफ देखा और उसे नज़र छुड़ाते हुए सबके साथ चाचू के घर पहुंच गई। सब एकदम नॉर्मल था, गोया वो वाक़या सबको ही भूल चुका था। मैं चचा के घर सबसे मिलने के बाद किचन में चली गई, यहाँ जहाँ चची जान कुकिंग कर रही थी। उन्होंने हस्बे मामूल मुझे प्यार किया और हाल अहवाल पूछा। बेटा, ऊपर जाओ, स्टोर रूम से इसमें चीनी भर लो, आंटी ने मुझे एक जार पकड़ाते हुए कहा। मैं जार पकड़े जो भी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंची। स्टोर रूम गैलरी के अख्ताम पर था। गैलरी में नीम तरीके का समा था। मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने ही चीनी से बड़ी पेटी पड़ी थी। मैं उसे खोल कर जार में चीनी भरने लगी। वही लम्हा था जब मैंने कमरे में ऐसी आवाज़ें सुनी जैसे लगे कि किसी चीज़ को नहानों से खरीदा जा रहा हो, और मेरी नज़रें खुद बहुत घर के 24 शीट की तरफ घूम गई जिस पर वही अफरियत बैठ कर पुश्त मेरी जानिब की दीवार को खुरच रही थी। मेरे हाथ से जार छूट कर ज़मीन पर गिरा। नहीं, फिर से नहीं। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज़ ने मेरा साथ ना दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में जान नहीं है। मैंने पलट कर दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कदम मन के हो चुके हैं। तभी मैंने उसे शेड से उतरते देखा। मैंने जिस्म का पूरा जोर सर्फ करते हुए खुद को दरवाजे की तरफ धकेला और दरवाजे से टकराई। दरवाज़ा खुल गया और मैं ऐसे ज़मीन पे गिर गई कि मेरा आधा जिस्म कमरे में और आधा गैलरी में था। तब मुझे किसी ने बाजू से पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींचा और मेरे हलक से चीख निकल गई। बेटा, घबराओ नहीं, ये मैं हूँ। मेरे कानों में चाचू की आवाज़ पड़ी और मेरी जान में जान आई। चाचू ने जाने कब आए थे और उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर गिरते देखा तो बाजू से पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया था।
अब चाचू की नज़रें स्टोर रूम के अंदर का जायज़ा ले रही थी और उनके चेहरे पर खौफ फिक्र के मिले जुले तासुरात थे। बेटा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाचा ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे नीचे की जानिब ले जाते हुए कहा और मैं डरी सहमी उनके साथ चल पड़ी। चाचू मुझे साथ लेते हुए वापस पहली मंजिल पर आए और बाहर से इनकी तरफ चल दिए। बेटा भले आप अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसे गौर से सुनना और ज़हन नशीन कर लेना, क्योंकि मामला तुम्हारी ज़िंदगी और सलामती का है। आज से 50 साल पहले ये फार्म हाउस तुम्हारे दादा ने एक अजनबी शख्स से खरीदा था। वो शख्स इतनी कम कीमत में फार्म हाउस फरोख्त कर रहा था कि उतनी कीमत में इस दौर में बमुश्किल 10 मरले का एक घर ही खरीदा जा सकता था, और इसकी वजह हमें कई साल बाद समझ आई। जैसे मैं 17 साल का हुआ, बाबा ने मुझे अपने साथ फार्म पे लगा दिया। इस फार्म पे मुझे हमेशा एक अजीब सा एहसास रहता, ऐसे जैसे मुझे हर वक्त कोई देख रहा हो। किसी कोने खुदरे, किसी झाड़ी, किसी बाहर से हर वक्त मुझे देखे जाने का एहसास होता। और साथ ही अक्सर मुझे फार्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे लकड़ी को किसी नुकीली चीज़ों से कुरेदा जा रहा हो। शुरू में तो मैं यही समझता रहा कि ये आवाज़ें चूहों या छिछुंदर की लकड़ी के तख्तों पर भागने दौड़ने की आवाज़ें हैं, लेकिन गुजरते दिनों के साथ इन आवाज़ों में भी शिद्दत आती जा रही।